हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीएस के क्रम में इतिहास, और इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि 19वीं सदी में कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण हुए, कैसे हुए, उनके विषय में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देख रहे हैं 19वीं सदी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण को, और इस क्रम में हम लोग सबसे पहले राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज को देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो हम शुरुआत करते हैं अपना राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज से। तो सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय को और इनसे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं कि आखिर क्या है ये। तो राजा राम मोहन राय की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसके बाद सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और 9 दिन का प्रातः तारा भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि राजा राम मोहन राय कितने इम्पोर्टेंट हैं कि इन्हें विभिन्न तरह के नामों से पुकारा गया है कि भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और 9 दिन का प्रातः तारा। इन सभी नामों से राजा राम मोहन राय को बुलाया गया है। आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, यूनानी तथा लैटिन भाषा के ज्ञानी थे। कौन कौन सी भाषा? तो अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, यूनानी और लैटिन भाषा के क्या थे? ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय, यानी पूरे 7 लैंग्वेजेज उनको आते थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आजकल तो देखा जाए तो एक लैंग्वेज भी किसी को ढंग से नहीं आता है, उसका ग्रामर पूछ दिया, भले बोलने को लोग बोलते हैं लेकिन ग्रामर पूछ दे तो वो भी चीज़ ढंग नहीं आता है। एक से दूसरा लैंग्वेज सीखना पहाड़ के जैसे हो जाता है। वहीं देखा जाए तो राजा राम मोहन राय को पूरे 7 लैंग्वेजेज आते थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, यूनानी, लैटिन, इन सभी भाषा के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद में सभी धर्मों का विश्वास बढ़ाया। तो राजा राम मोहन राय जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया और एकेश्वरवाद को माना और एकेश्वरवाद में ही सबके विश्वास को बढ़ाया इन्होंने। इसके बाद राजा राम मोहन के द्वारा जो पहला ग्रंथ लिखा गया था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। राजा राम मोहन के द्वारा पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो फारसी भाषा में लिखा गया, फारसी भाषा में, और उस ग्रंथ का नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन, जो कि एकेश्वरवादियों के लिए उपहार था। एकेश्वरवादियों के लिए क्या था? उपहार था। ये कौन सा? फारसी भाषा में प्रथम ग्रंथ लिखे थे, तुहफात उल मुवाहिदीन। इसके बाद देखते हैं कि बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन। और इसके बाद से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार में बहुविवाह, कुलीनवाद, सती प्रथा, इन सब का क्या किया? विरोध किया। बहुविवाह, कुलीनवाद और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और इनके विरोध करने के पश्चात देखा जाए तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को बैन कर दिया। सती प्रथा को उन्होंने क्या किया कि रोक लगा दिया उस पर। और सबसे पहले ये जो था बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया इसे। तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, उसके बाद बम्बई और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो इस बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इस प्रकार से सवाल जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। बहुत सारे यहाँ से सवाल बन रहे हैं, बहुत से सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उस चीज़ को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया, ये भी चीज़ पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन द्वारा जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, प्रथम ग्रंथ कौन सा था, ये भी चीज़ हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके विरोधी थे? कुछ ऑप्शन दे करके उसमें एक ऑप्शन दे देगा, मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
उन्हें कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तो ये भाषा हम लोग देख रहेंगे कौन कौन सी इन्हें भाषा आती थी। उसके बाद इन्हें किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो ये भी ऑप्शन में दे करके पूछ सकता है। तो इस सारी के सारे जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर, जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये सब के सब यहाँ क्या हो जाते हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के मूल्य तथा महत्व को समझते हुए डेविड हेयर के सहयोग से, किसके, डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना की थी। इसके पहले ही देखा जाए तो राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक आ चुकी थी जिसका नाम प्रिंसेस ऑफ जीसस था 1820 में। यानी कि इसके पहले 1820 में ही राजा राम मोहन राय की एक पुस्तक आ चुकी थी प्रिंसेस ऑफ जीसस, जिसका प्रकाशन हो चुका था। इसके आगे देखते हैं तो राजा राम मोहन के द्वारा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। और यहाँ पर देखा जाए तो पश्चिमी शिक्षा को समझते हुए, आधुनिक शिक्षा को समझते हुए राजा राम मोहन के द्वारा अंग्रेजी का भरपूर समर्थन किया गया। इन्होंने अंग्रेजी का क्या किया, भरपूर समर्थन किया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की, तो 1828 ईस्वी में क्या किए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना। क्या था ब्रह्म समाज का उद्देश्य, क्या था, तो अभी बताई मैं कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, यानी एक ईश्वर को ही मानना है, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा नहीं करना है, पुरोहितवाद का विरोध, पुरोहित यानी पंडितों को नहीं मानना है, पंडितों का विरोध यहाँ पे, और अवतारवाद का खंडन, यानी कि देवताओं ने जो अवतार लिया है उसका खंडन इन्होंने किया। आगे अगर देखा जाए तो 1830 में ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का राजदूत बनके ब्रिटेन सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। अकबर द्वितीय का राजदूत बनके ये कहाँ गए थे, तो ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। ये अकबर के पेंशन के सिलसिले में गए थे और वहाँ से लौटने के बाद अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। इनका नाम मोहन राय है और अकबर ने जब इन्हें राजा के नाम से नवाजा उसके बाद से इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। इनका जन्म जो है ये 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मस्तिष्क ज्वर के कारण हो गई। यानी कि दिमागी बुखार, मस्तिष्क ज्वर के कारण इनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। कहाँ पर, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद देखा जाए तो इनकी मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर जो है वो ब्रह्म समाज को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद देखा जाए तो इसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर यानी कि द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व आगे किया। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे तो इन्होंने ब्रह्म समाज में एक प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया। प्रतिज्ञा पत्र को इन्होंने क्या करवाया, तैयार करवाया। और तो और देखा जाए तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में तत्वबोधिनी नामक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया। तत्वबोधिनी नामक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन, ये पत्रिका ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका थी। तो ब्रह्म समाज की प्रमुख पत्रिका कौन थी, तत्वबोधिनी पत्रिका थी जो कि बंगाली पत्रिका थी। ये किसने शुरू करवाया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू करवाया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मस्तिष्क ज्वर से और जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनती है। जैसे वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। 1857 में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन आए और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य की उपाधि दे दी। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किसे आचार्य की उपाधि दी? तो केशव चंद्र सेन को 1857 में दी। केशव चंद्र सेन जो थे वो उदारवादी स्वभाव के थे, जिस कारण से ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। केशव चंद्र सेन के उदारवादी होने के कारण ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। बंगाल से बाहर उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब, मद्रास में एक एक नई शाखाएं खोली गई। इसके बाद से अगर देखा जाए तो केशव चंद्र सेन के संपादन में इंडियन मिरर का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इंडियन मिरर जो है ये भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार बना। तो भारत का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो था वो कौन था? तो इंडियन मिरर था। ये केशव चंद्र सेन के संपादन में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद देखा जाए तो केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की और 1867 ईस्वी में ही महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आगे फिर देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के उदारवादी नीतियों के कारण जहां ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, वहीं अब इनके उदारवादी नीतियों के कारण ही, उदारवादी स्वभाव के कारण ही ब्रह्म समाज में फूट पड़ गया। ब्रह्म समाज में क्या हो गया? फूट पड़ गया। और जब ब्रह्म समाज में फूट पड़ा तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जिन्होंने इन्हें आचार्य की उपाधि दी थी, अब फूट पड़ जाने पर आचार्य की उपाधि को क्या कर लिया? छीन लिया। अब वो आचार्य की उपाधि को छीन लिया, यानी कि जो आचार्य की उपाधि केशव चंद्र सेन को प्रदान की गई थी, वो आचार्य की उपाधि अब उनसे छीन ली गई। 1865 में ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। दो भागों में ब्रह्म समाज बटा, जिसमें एक भाग परिवर्तन विरोधी था और दूसरा उदारवादी तथा प्रगतिशील था। तो परिवर्तन विरोधी जो था उसे कट्टरवादी भी कहा गया। तो ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ, कब ये दो भागों में बटा? तो 1865 में दो भागों में बट गया था ब्रह्म समाज। यानी कि सवाल पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज, पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? तो 1865 में हुआ था और ये दो भागों में बटा था, परिवर्तन विरोधी और उदारवादी तथा प्रगतिशील। आगे देखते हैं कि ये दो भाग में एक देवेंद्र नाथ टैगोर थे और दूसरे केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था उसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। ये हिंदू धर्म का अंग बताता था खुद को। देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो खुद को आदि ब्रह्म समाज बताता था और वो खुद को हिंदू धर्म का अंग भी बताता था। लेकिन केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था, यानी कि भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था और ये सभी धर्मों को समान मानता था। इसके लिए सभी धर्म क्या थे? समान थे। अब आगे देखते हैं कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, यानी कि अब ये जो ब्रह्म समाज था इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य स्त्री को मुक्ति दिलाना, स्त्रियों को बंधनों से मुक्ति दिलाना, विद्या प्रसार करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मद निषेध यानी कि जो शराब वगैरह है इन सारी चीज़ों को बंद करवाना, और सस्ते साहित्य वितरण यानी साहित्य पुस्तक जो है उसे सस्ते दामों में वितरित कराना, यही ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। आगे देखते हैं कि 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, यानी कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 में क्या हुआ? ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह तथा बहुपली विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। ये कब हुआ? तो 1872 में हुआ। किसके तहत? तो ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत, जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से किया गया था। और इससे क्या हुआ कि बाल विवाह तथा बहुपली विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं कि केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की किसने? केशव चंद्र सेन ने,
जो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करता था, स्त्री की शिक्षा तथा स्त्री मुक्ति जैसे सामाजिक कार्य करता था। इसके आगे अगर देखें तो ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए, यानी केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम का क्या किया, उल्लंघन किया। कब? 1878 ईस्वी में उल्लंघन किया और अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करवा दिया। केशव चंद्र सेन ने अपनी खुद की ही अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करवा दिया, जिसके तहत क्या हुआ कि 1878 में ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन हो गया। ब्रह्म विवाह का उल्लंघन होने से क्या हुआ कि ब्रह्म समाज का विघटन हो गया। जिसने नियम बनाया उसने ही अपनी पुत्री का विवाह कम उम्र में कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ब्रह्म समाज का विघटन हो गया। और 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हो गया। तो ब्रह्म समाज का पहला विभाजन कब? 1865 में। और दूसरा विवाह कब हुआ? सॉरी यहाँ पे 1878 होगा। तो पहला विभाजन जो होगा वो 1865 में और दूसरा विभाजन क्या हो जाएगा, 1878 में ब्रह्म समाज का दूसरा विभाजन हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस घटना से युवा सदस्य क्या हो गए, नाराज हो गए। ब्रह्म समाज के युवा सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज नामक नई संस्था की स्थापना की। फिर से ब्रह्म समाज का विघटन और साधारण ब्रह्म समाज नामक अब नई ब्रह्म समाज का क्या हुआ, स्थापना होती है। यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आनंद मोहन बोस हुए और इसके अन्य सदस्य जो थे तो वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और विपिन चंद्र पाल थे। इसके बाद देखा जाएगा कि साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये जाति प्रथा तथा मूर्ति पूजा का विरोध करना तथा नारी मुक्ति आंदोलन को चलाना था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारा ब्रह्म समाज जो है वो अब समाप्त होता है। अब देखते हैं हम लोग युवा बंगाल आंदोलन को। किसको देखेंगे? युवा बंगाल आंदोलन को। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डिरोजियो थे। हेनरी विवियन डिरोजियो थे क्या? तो युवा बंगाल के प्रवर्तक थे। हेनरी विलियम डिरोजियो ने कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी तथा इतिहास के शिक्षक थे। हेनरी विलियम डिरोजियो कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य तथा इतिहास के शिक्षक थे। और इसके बाद कहा जाए तो इस कॉलेज को यानी कि कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय को बौद्धिक क्रांति का केंद्र बनाने का श्रेय जो है वो हेनरी विवियन डिरोजियो को ही जाता है। इसके बाद देखा जाए तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने ईस्ट इंडिया, ईस्ट गजट, कलकत्ता साहित्य गजट इत्यादि पत्रिकाओं के संपादन से हमेशा ये जुड़े रहे। डिरोजियो की अगर बात करें तो इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो डिरोजियो जो थे ये इन्हें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, डिरोजियो को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहकर संबोधित किया। देखते हैं हम लोग प्रार्थना समाज को। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, यानी कि इसकी स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग, एमजी रनाडे जिन्हें महादेव गोविंद रनाडे भी कहा जाता है, और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता कौन थे? तो एनजी चंदावरकर जो थे वो इसके अग्रणी नेता थे। इसका उद्देश्य क्या था? इस समाज का उद्देश्य क्या था? तो जाति विरोध, पुरुष तथा स्त्रियों के विवाह की आयु को बढ़ाना, विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करना और स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य था।
इसके आगे देखा जाए तो अछूतों तथा दलितों और पीड़ितों की दशा को सुधारने के लिए यहाँ पर दलित जाति संघ की स्थापना हुई। दलित जाति संघ की स्थापना किसमें? प्रार्थना समाज के अंतर्गत हुई। और इसके आगे देखा जाए तो महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है और ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले के ऐसा सवाल पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस चीज को देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे। इसके आगे देखते हैं कि 19वीं सदी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के तीव्र पक्षधर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह के तीव्र पक्षधर थे और इनके ही सहयोग से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिससे विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा। इसके आगे देखा जाए तो पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को दयाल सिंह ने फैलाया था। तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू द पॉइंट हम लोग उन्हीं चीजों को देखें। ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम लोग ज़्यादा देखेंगे विस्तार से, तो इसलिए सिर्फ एग्जाम के व्यू से ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपना। तो आप लोग फटाफट इसको सबसे पहले तो शेयर कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए साथ में। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इसका। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज जो है वो हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं आर्य समाज को। आर्य समाज को देखेंगे यहाँ पर। तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी विजयानंद से वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भारत को ये वेदों का आधार स्तंभ मानते थे, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये क्या मानते थे? तो ये भारत को वेदों का आधार स्तंभ मानते थे, इसीलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। आगे देखते हैं कि वेदों की उच्चता, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, लेकिन वो पुराणों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करते थे। इसके आगे अगर देखा जाए तो ये मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। आगे अगर इसमें देखें हम लोग तो इसमें पता चलता है कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाज के मूल विचारों को व्यक्त किया। आर्य समाज के मूल विचारों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसमें व्यक्त किया है? तो सत्यार्थ प्रकाश में व्यक्त किया है, जो इनकी द्वारा लिखी इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसके आगे देखा जाए तो शूद्र तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया। इसके बाद की अगर बात करें तो जो लोग हिंदू धर्म से किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर चुके थे, उन लोगों को भी पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आंदोलन चलाया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे अधिक कार्य जो है वो स्त्रियों के लिए किया
और इतिहास के मात्र वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का उपयोग करके स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान आकृष्ट किया विदेशी वस्तुओं की तुलना में। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रगतिशील रहा। पंजाब के बाद अगर देखा जाए तो यूपी, गुजरात और राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा गोरखा संघ का भी गठन किया गया था। इतिहासकार हैं वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो इसके प्रति उत्तर में लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में इसका उत्तर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो चीज़ सामने निकल कर के आती है कि इंडियन अनरेस्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा, और हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किस पुस्तक में कहा गया है कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है, तो इंडियन अनरेस्ट में कहा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दयानंद सरस्वती की पत्नी पंडित रामाबाई थी और पंडित रामाबाई ने महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की और 1889 में विधवाओं तथा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की। इसके बाद देखेंगे कि 1883 में अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई और एनी बेसेंट ने कहा, इनकी मृत्यु पर एनी बेसेंट ने कहा कि दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। ऐसा एनी बेसेंट ने कहा था। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी मृत्यु के बाद यानी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जो आर्य समाज है वो दो गुटों में बट गया। पहला पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में जो लोग थे वो थे लाला लाजपत राय, हंसराज, और इन लोगों ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जिसे आज हम लोग DAV के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के जो लोग समर्थक थे तो उन लोगों ने क्या किया कि 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। ये लाला लाजपत राय और हंसराज थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में नहीं थे उनमें श्रद्धानंद प्रमुख थे और इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसके आगे अगर देखा जाए तो हरविलास शारदा जो थे वो आर्य समाज के समर्थक थे। हरविलास शारदा आर्य समाज के समर्थक थे और इन्होंने इनके अथक प्रयासों से 1930 ईस्वी में बाल विवाह निषेध कानून पास हुआ जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। तो शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें लड़की की विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़के के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष तय किया गया था। ठीक है, लड़की के विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़के के विवाह का उम्र 18 वर्ष तय किया गया था। किसमें, तो शारदा एक्ट के तहत ये पारित किया गया था और ये हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से संभव हो पाया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो हमारा आर्य समाज भी अब खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे रामकृष्ण मिशन को। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। रामकृष्ण परमहंस का जो समय है वो 1836 से 1886 के बीच माना गया है। इसके आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी
1863 को कलकत्ता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन की अगर बात करें तो अपने विद्यार्थी जीवन में इन्होंने पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन में क्या किया? पाश्चात्य दर्शन का बहुत ही गहन अध्ययन किया और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के तार्किकता तथा बौद्धिकता को माना। यानी कि तार्किकता तथा बौद्धिकता में ये क्या हो गए कि ढल गए। उसके आगे अगर देखा जाए तो जब ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले तो इनकी धार्मिक तथा बौद्धिक दृष्टिकोण बदल गया और ये उनके शिष्य बन गए। आगे देखते हैं कि 1893 ईस्वी के शिकागो सम्मेलन में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के लिए ये अमेरिका गए। आरंभ में तो वैसे देखा जाए, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि आरंभ में ये एक साधारण आर्य समाज के अनुयायी थे, लेकिन बाद में इनका जो स्वामी परमहंस के द्वारा मिलने के बाद इनकी जो तार्किकता है वो क्या हो गई, वो धर्म और विचार इनका बदल गया। तब देखते हैं कि ये 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के लिए अमेरिका गए और उस समय वहाँ के रास्ते में वहाँ राजा खेतड़ी के कहने पर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रखा। राजा खेतड़ी के कहने पर इन्होंने क्या कहा? अपना नाम जो है वो विवेकानंद रखा। 1899 में ये पुनः क्या हुए कि अमेरिका गए और 1900 में पेरिस में कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस में भाग लिया। 1900 ईस्वी में एक सम्मेलन हो रहा था पेरिस में, जो कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1902 में वहाँ पर भाग लिया और भारत की संस्कृति के महत्व को इन्होंने क्या किया कि प्रभावकारी ढंग से वहाँ पर व्यक्त किया। पहली बार भारत की संस्कृति को, यानी दक्षिण में जा कर के पहली बार भारत की संस्कृति को प्रभावकारी ढंग से वहाँ पर व्यक्त किया। 1902 में कलकत्ता में इनका निधन हो गया और उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जो थे, तो उन्हें अगर देखा जाए तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत तथा आधुनिक क्षेत्र में पश्चिम के बीच की कड़ी थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत तथा आधुनिक क्षेत्र में पश्चिम के बीच की कड़ी माना गया है। किसे? तो स्वामी विवेकानंद को माना गया है। तो यहाँ पर हमारा रामकृष्ण मिशन भी समाप्त होता है। अब हम लोग देख रहे हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो थियोस और सोफिया से मिलकर के बना है। थियोस का मतलब होता है गॉड और सोफिया का मतलब होता है विजडम, यानी कि विजडम ऑफ गॉड, ईश्वर का ज्ञान। तो विजडम ऑफ गॉड का मतलब है थियोसॉफिकल, तो ईश्वर का ज्ञान इसका मतलब हुआ। आगे देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। एक रूसी महिला थी मदाम हेलेना पेट्रोना ब्लावास्की तथा इंग्लैंड के एक भूतपूर्व सैनिक थे जिनका नाम, सैनिक अधिकारी थे जिनका नाम HM ऑकलॉट था। तो इन दोनों ने मिलकर के अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य धर्म को समाज सेवा का साधन बनाना था। जो धर्म है उसको समाज सेवा में लेकर के आना था और भातृ प्रेमी यानी कि भातृभाव, भाईचारा के भाव का प्रचार प्रसार करना था। भातृभाव का, भाईचारे के भाव का प्रचार प्रसार करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक आध्यात्मिक धर्म बताया और एनी बेसेंट 1882 में इसके संपर्क में आई और 1889 में इस सोसाइटी में सम्मिलित हो गई।
आगे देखते हैं कि 1882 में ही जब एनी बेसेंट इसके संपर्क में आई, उसी समय में मद्रास के समीप अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में खोला गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया? तो मद्रास के समीप अडियार में 1882 ईस्वी में खोला गया। इसके बाद अगर देखें तो 1893 ईस्वी में भारत में एनी बेसेंट ने कार्यभार संभाल लिया। भारत में किसने कार्यभार संभाला? तो एनी बेसेंट ने इसका कार्यभार संभाला और इसके देख रेख में, यानी एनी बेसेंट के देख रेख में थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन बन गई। आगे अगर देखा जाए तो 1907 में कर्नल ऑकलॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो थियोसोफिकल सोसाइटी भी हमारा खत्म होता है। छोटे छोटे संघों को देखते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे लोकहितवादी। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख पश्चिम भारत के महान समाज सुधारक थे और इन्हें लोकहितवाद के नाम से जाना जाता था। ये प्रसिद्ध थे लोकहितवाद के नाम से। तो इन्होंने ही लोकहितवादी मासिक पत्रिका का संपादन किया था। इसके आगे देखते हैं भारतीय सेवक समाज। तो भारतीय सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं और ये 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके आगे देखते हैं कि समाज सेवा संघ। तो समाज सेवा संघ की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने, यानी कि NM जोशी ने की थी 1911 ईस्वी में। फिर देखते हैं रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में की थी और ये पारसियों का सामाजिक धार्मिक संगठन था। इसके आगे अगर देखा जाए तो नामधारी आंदोलन, इसके संस्थापक बाबा राम सिंह थे। अब हम लोग कुछ मुस्लिम आंदोलनों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और ये पश्चिम जगत के प्रभाव से मुसलमानों को मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन को देखा जाए तो ये आंदोलन पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। पहले ये आंदोलन पंजाब के सिखों के विरुद्ध था, लेकिन जब 1849 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया तो ये आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे जो कि रायबरेली यूपी के थे और इसका प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। जैसे ही यहाँ पर पटना आया बिहार, तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना था। हम लोग किस आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं? तो बहाबी आंदोलन के बारे में। बहाबी आंदोलन को वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता था। देखते हैं अहमदिया आंदोलन को। तो अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक मिर्जा गुलाम अहमद थे और इन्होंने 1889 में इसकी स्थापना की थी, यानी यह आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके बाद देखेंगे तो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा मदनी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण तथा ईसा मसीह होने का दावा किया। उन्होंने खुद को क्या बताया? कृष्ण और ईसा मसीह होने का दावा किया। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य जो था वो क्या था? तो आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश तथा नियमों को उदार बनाना था। धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था आधुनिक बौद्धिक विकास के क्षेत्र में। और अहमदिया आंदोलन जो है वो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का समर्थक भी था। देवबंद आंदोलन 1866 में सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की गई इस आंदोलन के तहत। और ये आंदोलन जो करने वाले लोग थे वो शाह वली उल्लाह के अनुयायी थे। शाह वली उल्लाह के अनुयायियों ने ये आंदोलन किया था। देवबंद आंदोलन जो था वो पुनर्जागरणवादी आंदोलन था और इसमें हदीस की युद्ध शिक्षा का प्रचार करना तथा विदेशी शासन के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था। बात देखते हैं हम लोग अलीगढ़ आंदोलन को। तो अलीगढ़ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे तो प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां थे
और इसका उद्देश्य था मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाना। आगे देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा तथा विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को आधुनिकता तक ले जाना, आधुनिकता से परिचय करवाना, यही सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे सर सैयद अहमद खां। 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1875 में महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जो कि 1877 में कॉलेज का रूप देकर इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना दिया गया। बाद में चल करके 1920 में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसे हम आज भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समाज सुधार और आंदोलनों को देखा, इसमें विभिन्न प्रकार के समाज सुधार और आंदोलनों को देखा। तो इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।